स्क्रीन और वॉइस सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि सुनो आप ध्यान से। हमने ये पढ़ लिया है, जैसे प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, एक हमें पॉइंट चाहिए होता है और एक हमें नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है। ठीक है। और से मान लेते हैं ये आर वेक्टर है, जो लोकस वाला पॉइंट है वो आर वेक्टर है। तो प्लेन की इक्वेशन हम कैसे निकाल देते हैं, आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0 से। ठीक है। इसी को अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी टाइम्स ऑफ वाई माइनस वाई वन प्लस सी टाइम्स ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। ठीक है। और इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो इसको हम बोलते थे वेक्टर फॉर्म, इसको हम बोलते थे कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने जाते जाते ये बताया था कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज द एंगल बिटवीन टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो जैसे मान लो एक प्लेन ये है आपके पास, ठीक है, और एक प्लेन ये है हमारे पास जो ऐसे जा रहा है, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है ये कैसे निकलेगा, अगर ये पाई वन प्लेन जो है इसकी इक्वेशन है आर डॉट एन वन आर माइनस से ए वन डॉट एन वन इक्वल टू 0, और ये पाई टू है जिसकी इक्वेशन है आर माइनस ए टू डॉट एन टू। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो अल्फा है वो कैसे निकलेगा, कॉस अल्फा हमारे पास आ जाएगा एन वन कैप डॉट एन टू कैप। समझ गए सब लोग? एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं, ये सबको पता ही होगा। ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो ये हमने लास्ट में आपको जाते जाते ये टॉपिक बताया था, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। ठीक है। यहां तक मैंने आपको बता दिया था, फिर एक दो क्वेश्चन किए थे इसके। अब नेक्स्ट है हमारे पास लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। जैसे आपको याद होगा जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे तो मैंने आपको बताया था दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन निकलती है, अब उसको निकालना है हमें, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। दो प्लेन के इंटरसेक्शन, अगर दो प्लेन का इंटरसेक्शन ऐसे हो रहा है, अगर वो पैरेलल नहीं है और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके इंटरसेक्शन पे एक लाइन आएगी, अब वो निकालना हम सीख रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते ही आता है इन चीजों के ऊपर ना, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो जैसे मान लो एक प्लेन ये है हमारे पास, ठीक है, और एक प्लेन आपका ऐसे जा रहा है, ऐसे ही, मतलब आप समझ रहे हो। तो इंटरसेक्शन कहां पर आएगा इसका, ये वाला इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो मैं ये वाली लाइन निकालने में इंटरेस्टेड हूँ कि भाई ये वाली लाइन क्या आएगी। समझ गए? जैसे एक प्लेन ऐसा है और एक प्लेन उसको कट करके जा रहा है, जैसे भी कट कर रहा है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, कुछ एक सर्टेन एंगल पे भी हो सकता है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पे एक लाइन आ रही है, इस लाइन की मैं इक्वेशन निकालने में इंटरेस्टेड हूँ कि भाई ये लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी अगर मुझे प्लेन की इक्वेशन पता है। ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हो रहा है ये। ठीक है, एग्जांपल से सॉल्व करते हैं और फिर वो लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक हमारा प्लेन है पाई वन और एक प्लेन है हमारा पाई टू। तो पाई वन हो गया एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू फाइव, ये हमारा पाई वन हो गया। और पाई टू हो गया थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सिक्स। ठीक है, ये दो प्लेन हो गए हमारे पास। एक प्लेन हो गया एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू फाइव, और एक हो गया थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सिक्स। ये दो प्लेन है। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाली एक लाइन को निकालना है। तो कई बार तो वो क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा आपको कि भाई ये दो प्लेन है, इन दोनों के प्लेन के इंटरसेक्शन से लाइन निकालो। कई कई बार वो ऐसा बोलेगा, कई बार वो ऐसा लिख देगा, एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड माइनस फाइव इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सिक्स। ये स्टेटमेंट लिखने का भी सेम ही मतलब है। ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखने का क्या मतलब है, ऐसे एक्स वाई जेड निकालो जिस पर ये दोनों प्लेन क्या हो रहे हैं, आपस में बराबर भी हो रहे हैं और इक्वल टू 0 भी हो रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे एक्स वाई जेड निकालो जिसपे ये दोनों प्लेन
आपस में बराबर भी हो रहे हैं और इक्वल टू 0 भी हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो बेसिकली इसका कहने का भी यही मतलब है कि दो प्लेन जहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे होंगे साइमल्टेनियसली, वो क्या होंगे, वो कौन से पॉइंट होंगे, वो लाइन के तो होंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट अगर मैं बोलता हूँ इंटरसेक्शन ऑफ पाई 1 एंड पाई 2 और ये एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, तो इसका मतलब यही है कि टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करना है इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। देखो क्योंकि ये लाइन एक, इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि इस लाइन के ऊपर या तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, या y कोऑर्डिनेट 0 होगा, या z कोऑर्डिनेट 0 होगा, कोई ना कोई एक 0 होगा। ठीक है, या तो x 0 होगा या y 0 होगा, कभी ना कभी तो ऐसा पॉइंट आएगा ना जब x 0 होगा या y 0 होगा या z 0 होगा। ये बात समझ रहे हो? ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसमें z को k मान लिया। तो z को k मानने का मतलब है कि मैं ये मान रहा हूँ कि z जो है वो एक वेरिएबल वैल्यू है k, और उसमें लाइन जो है, जो लाइन होगी वो किससे पास कर रही होगी, z। इसको कैसे लिखोगे आप, वैसे तो लिखोगे z माइनस 0/1 इज इक्वल टू k। तो बेसिकली मैंने ये मान लिया कि उस लाइन के ऊपर z इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो z को मैंने k मान लिया। तो जब z को मैं k मानूंगा तो अब मेरी क्या हो जाएगी, एक ही क्वेश्चन है x माइनस वाई प्लस 2z। तो पहली क्वेश्चन हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 2k। समझ आ गई कैसे लिखा? z को k मानूंगा तो x माइनस वाई किसके बराबर आ जाएगा, 5 माइनस 2k के बराबर आ जाएगा। फिर 3x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा, 6 माइनस के। अब होगा क्या कि मैंने z को k मान लिया, तो z कोई वैल्यू वेरिएबल है उस मतलब उस लाइन के ऊपर, और हमने ये भी मान लिया कि वो z इक्वल टू 0 से वो लाइन पास कर रही है। अब x और y इन टर्म्स ऑफ k आ जाएंगे, तो आपके पास वो k जो होगा ना वो लैम्डा की तरह बिहेव करेगा। जैसे लाइन में नहीं आप लिखते थे x माइनस 1/1 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 0/7 इज इक्वल टू लैम्डा, तो वो k जो है वो लैम्डा की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो क्या किया मैंने, z को k मान लिया। अब देखो x माइनस वाई किसके बराबर आ गया, इस इक्वेशन में पुट करो 5 माइनस 2k, यहाँ से कितना आ गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस के। अब इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करोगे तो क्या आएगा 4x इज इक्वल टू 11 माइनस 3k। ठीक है, तो x आपका किसके बराबर आ गया, 11 माइनस 3k बाय 4 के बराबर आ गया, ये आपका x हो गया। अब हमें y निकालना है, तो y किसके बराबर आएगा, y आपके पास आ जाएगा 6 माइनस के माइनस 3x। तो इसको लिख लेते हैं 6 माइनस के माइनस 3 टाइम्स ऑफ 11 माइनस 3k/4। ये तो जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं उस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो y मेरे पास आ जाएगा कितना आ गया, 24 माइनस 4k माइनस 33 प्लस 9k डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ रहा है हमारे पास 5k माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि हमने क्या किया, एक्स वाई और जेड निकाल लिया है। तो अब एक बार इन सबको लिख देते हैं। तो x मेरे पास किसके बराबर आया था, x आया मेरे पास 11 माइनस 3k/4, y मेरे पास आ गया 5k माइनस 9/4, और z मेरे पास आ गया k। ठीक है, तो ये आपके एक तरीके से जनरल पॉइंट हो गए, किसके ऊपर, उस लाइन को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको लिखते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 11/4 डिवाइडेड बाय माइनस 3/4। समझ आ गया होगा, 11/4 उधर ले गया, फिर माइनस 3/4 डिवाइड में आ गया। यहाँ से कितना आ जाएगा, y प्लस 9/4 डिवाइडेड बाय 5/4 इज इक्वल टू z, k तो है ही ऑलरेडी, z माइनस 0/1 इज इक्वल टू k। तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन हो गई। इसको और सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, कैसे, इसको मतलब 4 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 4 आ रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास इक्वेशन और सिंप्लीफाई होकर बन जाएगी x माइनस 11/4 divided by minus 3 is equal to y plus 9/4 divided by 5 is equal to z minus 0/4 is equal to k। तो वो k बेसिकली लैम्डा की तरह हो गया। तो ये आपके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन पाई 1 एंड पाई 2। देखो भाई, कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। हमने किया गया, हमें ये पता था कि इस प्लेन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट आएंगे, तो हमने एक पॉइंट मान लिया z इक्वल टू 0। तो बेसिकली आप ऐसे सोचो कि z इक्वल टू 0 मान के हमने क्या किया, ये मान लिया कि उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आ रहा है z इक्वल टू 0। फिर तो वो z इक्वल टू 0 को लिखना कैसे पड़ेगा, क्योंकि लाइन पे तो वेरी करेगा। तो मतलब ये मान लिया कि वो लाइन z इक्वल टू 0 से पास कर रही है, एक चीज ये मानी, और ये मान लिया कि z इज इक्वल टू k है, तो z वेरिएबल मान लिया। ठीक है, तो z को k मान के x और y इन टर्म्स ऑफ k निकाल ली, तो लाइन की इक्वेशन आ गई सिंपली।
सिंपल सा मेथड है। जनरली z इज इक्वल टू के ही मानते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है x माइनस 0/1, मान लो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है x माइनस 0/1 करके, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि भाई x को के मानना है। यहाँ तक सबको ऑल क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिखो। सबको क्लियर है यहाँ तक? ओके, एक मिनट रुको। तो ये तो गया इसका हाँ, ये तो हो गया इसका मेथड 1। ठीक है, अब आते हैं इसके मेथड 2 पे। अब इसी डायग्राम को मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको। कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लो हो सकता है हमें इस लाइन की इक्वेशन की जरूरत ना हो, हमें बस इसकी डायरेक्शन की जरूरत हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है वो देखना, आप समझना एक बार। ठीक है, अब जैसे अगर इस लाइन को मैं देखता हूं तो ये इस प्लेन पर भी आ रही है, इस प्लेन पे भी आ रही है। तो ये बताओ, ये जो इस प्लेन की नॉर्मल है, नॉर्मल टू प्लेन टू की, पाई टू की, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? और सिमिलरली जो इस प्लेन की नॉर्मल है, पाई वन, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? बताओ एक बार। आ रहा है समझ देखने पे? जैसे अब आप ऐसे सोचो कि जैसे इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर बहुत सारी लाइंस हैं। ठीक है, जितनी भी लाइंस होंगी वो इसके नॉर्मल की तो क्या होंगी, परपेंडिकुलर ही तो होंगी।
अगर ये इसकी नॉर्मल है तो नॉर्मल जो होगी वो इन सब लाइंस की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है इसकी अगर मैं डायरेक्शन निकाल रहा हूँ, तो इसकी डायरेक्शन को से मैं अगर बी वेक्टर बोल रहा हूँ, तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो n1 क्रॉस n2 आएगी। n1 क्रॉस n2 क्यों आएगी, ये समझ आ रहा है? बताओ एक बार जल्दी से, किसी को ये क्लियर हो गया सबको कि n1 क्रॉस n2 क्यों आएगी इसकी डायरेक्शन? चैट बॉक्स में लिखो। क्लियर है ना? ठीक है। तो अब मुझे क्या पता चल गया, ये जो लाइन है, जो लाइन इसको एल बोल देते हैं, तो इस लाइन की डायरेक्शन पता चल गई। आप ऐसे सोचो कि भाई ये लाइन पाई 1 पे आ रही है, तो जो उसकी नॉर्मल होगी, जो उसकी ये जो नॉर्मल, उसकी जो नॉर्मल होगी वो क्या होगी, n1 क्रॉस n2 होगी। देखो, इसकी जो पाई 1 की जो नॉर्मल है वो n1 है, और जो पाई 2 की नॉर्मल है वो क्या है, n2 है ना? तो जो ये लाइन आएगी उसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, n1 क्रॉस n2 आ जाएगी, क्योंकि ये लाइन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो बी वेक्टर हो गया हमारा n1 क्रॉस n2। ठीक है, चलो जी भाई, ये क्लियर हो गया n1 क्रॉस n2। अब मेरे को क्या करना है, अब किसी तरीके से अगर इस लाइन के ऊपर मुझे कोई भी पॉइंट मिल जाए तो कहानी खत्म है। तो हम क्या करेंगे, वही सेम, z को जीरो ले लो आप। z को जीरो ले लोगे क्योंकि z कभी ना कभी तो जीरो होगा उस लाइन के ऊपर। तो जैसे ही z को आप जीरो ले लोगे तो बात बन जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 बन जाएगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 बन जाएगा। x माइनस वाई 5 हो गया, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हो गया, है ना? अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा, देखो एक बार, अब निकाल रहा हूं मैं 4x। मैंने क्या किया, z को जीरो मान लिया, तो मैंने ये मान लिया ये लाइन किससे पास कर रही है, एक ऐसे कोऑर्डिनेट से पास कर रही है जिसमें x y और ये वाला कोऑर्डिनेट जीरो है। ठीक है, तो मैंने z को जीरो माना, x माइनस वाई 5 आ गया, 3x प्लस वाई 6 आ गया, ऐड कर देते हैं, 4x इज इक्वल टू 11। तो x कितना आ जाएगा, 11/4। चलो जी, x भी आ गया। y कितना आ जाएगा, 11/4 माइनस 5, तो ये आ जाएगा -9/4। ठीक है, तो x 11/4, y -9/4। z हमारा क्या हो गया, z हमारा जीरो हो गया। ये 3 पॉइंट हमें पता चल गए। अब मेरे को उस लाइन की क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन कैसे आ जाएगी हमारे पास, आई जे के। ठीक है, अब पहली वाली नॉर्मल देखो, पहली वाली नॉर्मल क्या थी, उस प्लेन की क्वेश्चन देखते हैं अभी। ये थी ना हमारे पास, तो पहली वाली नॉर्मल है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा प्लेन है, ठीक है। तो पहली नॉर्मल की क्या डायरेक्शन है, 1 - 1 2, और दूसरी नॉर्मल की डायरेक्शन क्या है, 3 1 1। तो ये हो जाएगा आई कैप टाइम्स ऑफ -1 - 2, ठीक है, माइनस जे कैप टाइम्स ऑफ 1 - 5 प्लस 1 - 6, सॉरी। ठीक है, ये देख रहे हो, जे कैप 1 - 6 प्लस के कैप टाइम्स ऑफ 1 + 3 4। तो डायरेक्शन क्या आएगी, -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, तो क्या बन जाएगी, अब आपने को पॉइंट भी पता है, और पॉइंट पता है चल गया, और डायरेक्शन भी पता है। तो x इज इक्वल टू, x अपने पास ऐसा आ जाएगा, x माइनस लाइन की क्वेश्चन क्या आ जाएगी, इसको हटा देते हैं यहाँ से, x -11/4, और उसके लॉन्ग डायरेक्शन है -3। ठीक है, y +9/4, उसके लॉन्ग डायरेक्शन है 5, z -0/4। ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा। देखो मैच कर रही है अपनी ये वाली लाइन, पुरानी वाली जो हमने निकाली थी उससे मैच कर रही है। दूसरा मेथड है ना, -3 5 4, ठीक है जी, डिनोमिनेटर में -3 5 4, 11/4 -9/4 0। ठीक है, समझ आ गया? अब एक बार ऑल क्लियर करो।
सबको समझ आ गया? देखो एक बार मैं बस दोबारा से रिकैप कर देता हूँ जल्दी से। कभी भी आपको दो प्लेन दिए जाएं और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने को बोले, अगर वो बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तब तो हमेशा सबसे ज्यादा बढ़िया क्या रहता है, जेड को के मानो और जल्दी से सॉल्व कर दो। जेड को के मान लिया, एक्स और वाई इन टर्म्स ऑफ के निकाल लिया, लाइन की फॉर्म में इक्वेशन आ गई, बड़ा इजी हो गया। अगर मान लो वो बोलता है डायरेक्शन, अब आपको लाइन की जरूरत ही नहीं है, बस आपको डायरेक्शन की जरूरत है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो ऐसा बोले, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बड़े सिंपल सिंपल से, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन निकल रही है, ऐसे लिख देगा ये जो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन निकल रही है, फिर दूसरे दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन निकल रही है, वो बोलेगा इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालो। अब भाई जब एंगल निकालने को बोल रहा है, तो आपको ये तो क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई एंगल जब निकालने को कह रहा है तो अपने को और तो कोई जरूरत है नहीं, अपने को मतलब पूरी लाइन निकालने की जरूरत ही नहीं है, बस किससे मतलब है हमें, डायरेक्शन से। तो हमने क्या किया भाई, उसकी एक डायरेक्शन निकाल ली, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से, इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन निकाल ली। अब इन दोनों लाइन की डायरेक्शन हमें पता चल गई कैसे, पहले वाली लाइन की डायरेक्शन n1 क्रॉस n2 से, दूसरे वाले की डायरेक्शन समझ गए ना, इन दोनों के नॉर्मल का क्रॉस लोगे तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी, तो इसकी जो डायरेक्शन आ रही है वो n1 क्रॉस n2 से आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले दो प्लेन के इंटरसेक्शन से लाइन निकल रही होगी, उसकी डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, n3 क्रॉस n4 से। अब उन दोनों के बीच का एंगल आपको निकालना आता ही है। समझ आ गया? ठीक है जी, आपको ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट टॉपिक पे। सबको ये क्लियर है ना? कोई ऐसा वजह इसको डाउट है तो बता दो अभी चैट बॉक्स में, ये इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक ना। अब इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ। सबको क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन, नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन अ स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन। हाँ, एक मिनट रुको। वो मेडिकल मेडिकल इसके बाद अच्छा सुनो, एंगल बिटवीन अ स्ट्रेट लाइन एंड अ प्लेन। अच्छा आप सुनो, इसमें क्या है कि अब मुझे क्या निकालना है, मेरे पास एक प्लेन है और एक लाइन है। तो लाइन हमारी कुछ ऐसे हो गई, ऐसे जा रही है। ठीक है, समझ आ रहा है? ये जैसे ये प्लेन है, और अब आप ऐसे सोचो कि आपकी कॉपी का सरफेस है और आपने एक पेन निकाल दिया, थोड़ा सा उससे एंगल बना लो, तो आपको समझ आ जाएगा कि अब वो जो पेन है अंदर को बना लो, मतलब कॉपी के ऊपर, तो आपको समझ आ जाएगा वो एक लाइन हो गई जो उसको इंटरसेक्ट करके जा रही है। हमें क्या निकालना है, हमें इस लाइन के और इस प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, तो इसको एल से डिनोट कर देता है। तो लाइन और प्लेन का एंगल कैसे मेजर किया जाता है? सबको स्क्रीन दिख रही है? अभी तुम्हें स्क्रीन दिख रही है? अब आ गई सर। ओके, अब देखो, अब जैसे अब हमें एंगल निकालना है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एंगल कैसे मेजर करना है। तो जैसे मान लो ये एक प्लेन है और ये एक लाइन है, तो ठीक है, तो इधर से मेजर करना है, आप सोचोगे इधर से, ये इधर ऐसी लाइन जा रही है, वहां से मेजर करना है, कहाँ से मेजर करना है? तो एंगल हमेशा जब भी मेजर होता है तो कैसे होता है, जैसे ये एक प्लेन है और हमारी मान लो लाइन कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे करके, तो इस लाइन का ना इस प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन लिया जाता है। तो इस लाइन का इसके ऊपर प्रोजेक्शन लेने का क्या मतलब हो गया, अब समझना आप, मैंने इसके ऊपर कोई पॉइंट लिया, उससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिर दिया, तो होगा क्या कि ये एक लाइन आ जाएगी जो इस सरफेस के ऊपर आएगी।
और समझ गए ना, जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल सा बन जाएगा। तो ये जो लाइन थी आपकी, ये वाली जो लाइन थी, उसके ऊपर किसी 2-3 पॉइंट भी आप ले सकते हो, एक ही बात है वो। एक तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा पॉइंट पी, और एक पॉइंट मान लो क्यू का आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ले लिया क्यू डैश, तो ये एक लाइन आ जाएगी। समझ पा रहे हो? मतलब आप ऐसा मान लो कि अब जैसे आपका प्लेन एक पेन है जो आपकी कॉपी के ऊपर है, उस पेन को आप डायरेक्ट स्ट्रेट नीचे ले आओ, समझ गए ना, मतलब उसी का कॉस कंपोनेंट ले लो उस प्लेन के ऊपर। तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन होता है। ये बात समझ आनी चाहिए सबको कि, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि वो प्रोजेक्शन, ये वाली लाइन के ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है जेई में कि भाई ये वाली लाइन निकालो, तो समझ आना चाहिए। अगर नहीं समझ आएगा फिर गड़बड़ होगी। तो ऐसा होगा कि भाई हमारे पास अब एक ऐसी लाइन है जो कि इस लाइन का प्रोजेक्शन है, तो मैंने ये वाली लाइन ऐसे बना दी, ये सरफेस के ऊपर आ रही है, तो इसको मैं बोल देता हूँ एलपी, मतलब प्रोजेक्टेड लाइन ऑन द प्लेन। ठीक है, लाइन एल की प्रोजेक्टेड लाइन ऑन द प्लेन जो है वो है एलपी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका मान लेते हैं कुछ है पी है, और ये आपका हो गया एल पी। तो अब आपके पास क्या हो गया, आपने एक पॉइंट क्यू लिया हुआ है, और इसका प्रोजेक्शन भी इस पे, मतलब इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराओगे वो भी इसके ऊपर आ जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू डैश आ जाएगा। समझ आ गया ना? तो ये एंगल मुझे निकालना है, ये जो एंगल है ये मेरा थीटा है। ठीक है, अब मुझे ये पता है, ध्यान से सुनना आप जो मैं बोलने जा रहा हूँ, एंगल निकालने की अब कोशिश करेंगे। तो एक मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल वेक्टर बना दिया, क्योंकि इस प्लेन के लिए तो मुझे नॉर्मल वेक्टर ही तो पता है, और तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये मेरा नॉर्मल वेक्टर हो गया, ये प्लेन की क्या है, परपेंडिकुलर है। ये लाइन जो है इसको मान लेते हैं इसकी इक्वेशन मान लेते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ये वाली जो इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो गई, बी वेक्टर, ये थीटा हो गया। तो ये वाला एंगल कितना आएगा मेरे पास, ये बी वेक्टर हो गया। तो ये वाला एंगल कितना आएगा मेरे पास, 90 माइनस थीटा। समझ आ गया सबको? ये बात समझ आनी चाहिए कि बी और एन के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 माइनस थीटा। नॉर्मल, देखो बी जो है वो इस सरफेस के साथ थीटा बनाएगा, बट नॉर्मल के साथ 90 माइनस थीटा बनाएगा। तो अब इन दोनों का जो फॉर्मूला बनेगा एंगल निकालने का, वो क्या बन जाएगा, बी डॉट एन इज इक्वल टू मॉड बी मॉड एन कॉस ऑफ, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। तो अब मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू बी कैप डॉट एन कैप। समझ आ गया बी कैप डॉट एन कैप कैसे लिखा हुआ? बी कैप का क्या मतलब होता है, बी बाय मॉड बी। एन कैप का क्या मतलब होता है, एन बाय मॉड एन। तो साइन थीटा इज बी कैप डॉट एन कैप, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। सबको ये बात क्लियर हो गई? किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ मुझे। तो एंगल जब प्लेन और लाइन के बीच का निकालना है तो आपको साइन थीटा निकलेगा, समझ गए? कॉस थीटा नहीं निकलेगा, साइन थीटा निकलेगा। वो ध्यान, अब ध्यान में रखना है कि कैसा, मतलब वो डायग्राम अगर ध्यान में रखोगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अब। तो अब आपने दो चीजें पढ़ ली कि भाई दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी है, और एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन। सुनो आप ध्यान से, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू intersection of two planes. Equation of plane passing through intersection of two planes. ठीक है, तो अब आपको वो लाइन वाला याद है? किसी को वो ध्यान में है, इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस? एक बार चैट बॉक्स में बताओ मुझे।
देखो अब जो बहुत सारी चीजें हैं प्लेन्स की ना, वो लाइन से रिलेटेड है। जैसे देखो मान लो ये प्लेन है आपका, ठीक है, और ऐसे एक दूसरा प्लेन है। अब इस प्लेन को अगर फ्रंट व्यू से देखोगे तो लाइन ही तो दिखेगा। जब आप इसका फ्रंट व्यू देखोगे तो आपको लाइन दिखेगा, समझ रहे हो। अब जैसे मान लो मैं ऐसा बनाता हूँ, मैंने एक ऐसा बनाया, ये बना दिया, ये आपको भी लाइन दिख रही है। अब आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर दोगे तो ये प्लेन बन जाएगा। तो अगर आप इसको इस डायरेक्शन से देखोगे तो आपको तो लाइन ही तो दिखेगी। तो लाइन और प्लेन की बहुत सारी चीजें सिमिलर सी हैं, ठीक है। अच्छा, अब सिमिलरली हम जैसे लाइन में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, मान लो एक लाइन है L1 जिसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब लाइन की इक्वेशन भी प्लेन से मिलती जुलती है, बस z वाला कंपोनेंट आ जाता है, ठीक है। और एक लाइन L2 है जिसकी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाली जो लाइन है अपनी, ठीक है, वो कैसे निकालते थे हम? L1 प्लस लैम्डा L2 से निकालते थे, याद है। तो ये जो फैमिली ऐसी बहुत सारी इनफाइनाइट लाइन आती थी आपके पास, वो आप कैसे निकालते थे? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 से। तो लैम्डा बिलोंग्स टू R लिख देते थे यहाँ पे, या L2 प्लस लैम्डा L1 भी लिख देते थे, ठीक है। तो इसकी दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास करने वाली इनफाइनाइट लाइंस को हम लिखते थे L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। तो सिमिलरली प्लेन में भी ऐसे ही है। और लॉजिकल, वो बात भी लॉजिकल है। जैसे मान लो एक प्लेन ये है अपने पास, ठीक है, और एक प्लेन हमारा, इसको वैसे ही बनाते हैं। मान लो ये आपका एक प्लेन है, ठीक है, आप उसका फ्रंट व्यू देख रहे हो, ये आपका दूसरा प्लेन है, तो कुछ ऐसे जा रहा है। ये प्लेन आपका पाई 1 हो गया, ये आपका ऐसे जा रहा है, ये आपका प्लेन पाई 2 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐसे इनफाइनाइट प्लेन और निकालने हैं जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहे हो, समझ गए। तो ऐसा आप समझ रहे हो, ये कॉपी के इनसाइड जा रहा है, एक प्लेन पाई 1 हो गया, एक प्लेन पाई 2 हो गया। तो ऐसे अब आपको और बहुत सारे प्लेन बनाने हैं। तो वो कैसा आएगा, एक ऐसा आ जाएगा, ठीक है, फिर एक ऐसा प्लेन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्लेन आते रहेंगे, समझ रहे हो ना। ये जैसे ये प्लेन कुछ ऐसे जा रहा है बैक साइड में, ऐसे ये भी ऐसे पीछे को जा रहा है। तो मैं उसका फ्रंट, हम मतलब इस डायरेक्शन से देख रहे हैं इसको। तो अब ये जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करने वाले इनफाइनाइट प्लेन्स हैं, उनको हम कैसे लिखेंगे? पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 इज इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू R, और पाई 2 प्लस के पाई 1 इज इक्वल टू 0। किसी को भी पहले लिख लो, किसी को बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब ये ऐसे कैसे पता चला हमें? देखो, जो भी इन दोनों की इंटरसेक्शन वाली लाइन होगी, वो दोनों को सेटिस्फाई करेगी, उससे जो भी पॉइंट लोगे वो पाई 1 पे भी आ रहा है, पाई 2 पे भी आ रहा है, और लैम्डा के कारण इनफाइनाइट मेंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर पाई 1 की इक्वेशन है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, और पाई 2 की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो आपका जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन होगा, वो हम कैसे लिखेंगे? पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, प्लस लैम्डा कर देंगे ना डायरेक्ट यहाँ पे, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। अब देखो क्वेश्चन कैसा बनेगा इसके, बड़ी सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं जैसे वहां पे बनते थे। मैंने बोला दो प्लेन दे दिए मैंने आपको, और मैंने बोला इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास कर रहा है जो थर्ड प्लेन के पैरेलल है, या थर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आप क्या करोगे? आपने ऐसे लिखा पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 इक्वल टू 0। अब ये जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन है, ये थर्ड के परपेंडिकुलर है, तो क्या करोगे? वो थर्ड और ये वाला जो प्लेन है, इन दोनों की नॉर्मल के बीच डॉट ले लोगे, जीरो कर दोगे उसको। भाई मैंने बोला दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करने वाला एक प्लेन है, वो थर्ड के परपेंडिकुलर है, एक और प्लेन दे दिया आपको। तो आपने क्या किया, इन दोनों के, अब जैसे ऐसा हो गया कि भाई ये दो प्लेन है हमारे, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करने वाला एक प्लेन ये है, और ये थर्ड के परपेंडिकुलर है। तो ये पाई 1 हो गया, ये पाई 2 हो गया, फॉर एग्जाम्पल कर रहे हैं, और ये थर्ड के परपेंडिकुलर है पाई 3 के। ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप क्या करोगे? पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 लिख दोगे, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसकी नॉर्मल आ जाएगी, इसकी नॉर्मल वेक्टर क्या होगी? एक्स का कंपोनेंट हो गया a1 प्लस लैम्डा a2, वाई का कंपोनेंट हो गया b1 प्लस लैम्डा b2, जेड का कंपोनेंट हो गया c1 प्लस लैम्डा c2। ये आ गया, ये नॉर्मल वेक्टर 1 हो गया। नॉर्मल वेक्टर 2 जो होगा वो इसका होगा पाई 3 का, वो a3 b3 c3 हो गया। अब ये दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का डॉट क्या हो जाएगा? 0। तो आप n1 डॉट n2 n3 बोल देते हैं इसको,
n1 डॉट n3 क्या कर दोगे 0, तो उससे क्या होगा लैम्डा आ जाएगा। अब लैम्डा आ गया तो प्लेन आ जाएगा। अभी जो मैंने बताया अभी तक सबको क्लियर है? किसी को कोई भी कंफ्यूजन यहाँ तक? फिर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है चलो अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 28 पे। 27 हमने पहले कर लिए थे। अब सब लोग आंसर निकालो जल्दी जल्दी, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। करो भाई ये क्वेश्चन करो और मुझे आंसर बताओ इसका चैट बॉक्स में, या माइक से बोल सकते हो आप। आंसर बताओ भाई। देखो क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बन सकते हैं। अब जैसे दो लाइन निकल जाएंगी, अब ये समझ आ रहा है दो लाइन है, एक यहाँ से लाइन आएगी आपके पास L1 और यहाँ से लाइन आएगी L2। अब ये दो लाइन के ऊपर कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं। उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, ठीक है। उन दोनों के बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस निकाल लो अगर शॉर्टेड डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। और एंगल निकाल लो, जैसे इस केस में उसने एंगल पूछा है तो क्वेश्चन बन सकता है। अब आपको वो निकालना आना चाहिए। अब इसको करने के दो तरीके हैं। हाँ 90 डिग्री आएगा बेटा। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो हम क्या करें कि भाई n1 n2 लेके दोनों को क्रॉस ले लें, क्योंकि यहाँ से अभी बताया था ना डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, लाइन निकालने की तो जरूरत ही नहीं है। तो एक काम करते हैं पहले n1 वेक्टर निकालते हैं। तो n1 वेक्टर क्या आएगा, b1 वेक्टर सॉरी, लाइन वन के लिए डायरेक्शन निकाल रहा हूँ b1 वेक्टर, ठीक है। तो i j k लिखा,
अब जो पहली नॉर्मल है वो कितनी है, 1 -3 0, क्योंकि x 1 है, y -3 है, z कंपोनेंट है ही नहीं। जो दूसरी वाली नॉर्मल है उसका कितना है, x कंपोनेंट 0 है, ये 4 है, ये -1 है। यहाँ से आपके पास नॉर्मल 1 आ जाएगी। निकालो i कैप के साथ कितना आ रहा है, 3 - 0, माइनस j कैप के साथ कितना आ रहा है, -1 - 0, प्लस k कैप के साथ कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये वाली टर्म बन गई 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। तो हमारी नॉर्मल लाइन 1 चली गई। लाइन 2 पर आते हैं, बी टू वेक्टर कितना हो गया, i j k, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 3 0, पहली नॉर्मल मेरी आ गई 1 3 0 और दूसरी आ गई 0 2 -1, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, i कैप टाइम्स ऑफ -3 माइनस j कैप टाइम्स ऑफ -1 प्लस k कैप टाइम्स ऑफ 2, ठीक है। k कैप टाइम्स 2 -0, तो यार -3 i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अगर अब आपको cos थीटा निकालना है तो cos थीटा कैसे निकलता था, b1 कैप डॉट b2 कैप, दो लाइंस के बीच में एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन। तो दोनों का यूनिट वेक्टर लेके डॉट ले लो, तो हमारे पास आ जाएगा 314 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9 + 1 + 16 का डॉट -312 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9 + 1 + 4। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी -9 + 1 + 8 डिवाइडेड बाय जो भी अंडर रूट में आ रहा है, ऊपर 0 आ गया, ठीक है। तो cos थीटा 0 हो गया, मतलब थीटा कितना हो जाएगा, π/2। समझ आ गया सबको, तो दिस इज द आंसर। चलो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। मेरे को लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। अभी वाला क्वेश्चन करो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 8, 2 फ्रॉम द लाइन x -1/2 is equal to y -3/4 is equal to z -2/3 measured parallel to plane 3x + 2y - 2z is equal to 15। 3x + 2y - 2z is equal to 15। करो एक बार ट्राई करो, इसको आंसर बताओ मुझे इसका। 382 है, ठीक है। Find the distance of the point 382 from the line z - 2/3 measured parallel to the plane 3x + 2y - 2z equal to 15, ठीक है। करो ट्राई करो बेटा इसको और बताओ आंसर।
डायग्राम बना के करना है क्वेश्चन को, बिना उसके करोगे तो नहीं होगा, तो थोड़ा ध्यान से करो, इजी से क्वेश्चन है। बनी बात किसी की? 7, हाँ 7 इज द आंसर। चलो देखो, अब मैं करता हूं, देखो सुनो, अब इस क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 382 फ्रॉम द लाइन मेजर्ड। तो एक लाइन है हमारे पास, ये वाली लाइन पहले बना लेते हैं। ये हो गया x-1/2, y-3/4, z-2/3, ये लाइन है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 382, ठीक है। और हमारे पास एक प्लेन है, ये हमारा प्लेन हो गया। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई 3x + 2y - 2z = 15। इसको करने के भी दो तरीके हैं। ये जेई का काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, जेई में आता है काफी बार ना, काफी बार पूछा जा चुका है। मतलब जैसे अब इस बार तो क्या होगा कि पेपर स्लॉट वाइज होता है ना, तो किसी ना किसी पेपर में ऐसा क्वेश्चन अटक ही जाता है। अच्छा, अब क्या है कि जैसे ये प्लेन है और ये लाइन है, तो आपको इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर डिस्टेंस निकालना है। तो जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि भाई डिस्टेंस दो टाइप के होते थे, या तो अलोंग द लाइन होता था या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था। यहाँ भी अलोंग द प्लेन है, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन एल से निकालना है, मेजर्ड पैरेलल टू दिस प्लेन। मतलब ये जो लाइन आ रही है, जिस जो मैं पी क्यू बना रहा हूँ, वो इस प्लेन के पैरेलल है। अब आप ऐसे समझो कि आपने एक, आपके पास कॉपी जो है, आपने उसके ऊपर डायरेक्ट उसके पैरेलल एक अपनी फिंगर रख दी, तो वो लाइन जो होगी वो उस प्लेन के पैरेलल हो जाएगी। तो अगर ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है, तो होगा क्या, इसकी जो नॉर्मल होगी ना प्लेन की, वो इसके परपेंडिकुलर आएगी। तो इसकी जो नॉर्मल बनेगी, जैसे अगर मैं ये नॉर्मल बना रहा हूँ, इस सरफेस की नॉर्मल बना रहा हूँ, तो वो इस प्लेन की क्या होगी, इस लाइन की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये प्लेन इस लाइन के पैरेलल है। समझ गए? तो आप ये थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको कि ये लाइन जो है वो इस प्लेन के पैरेलल है। तो आप ऐसा करो, जैसे एक अपना हैंड ले लो और एक फिंगर ले लो दूसरे हैंड की, और उसको इसके पैरेलल बना दो, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो इस प्लेन की जो नॉर्मल होगी, वो इस फिंगर की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी।
ठीक है, तो पहला तरीका ये है, तो इसको करते हैं हम मेथड वन, इसको मैं मेथड वन बोल रहा हूँ, फिर दूसरा तरीका बताऊंगा। तो मेथड वन करते हैं। तो अब मुझे क्या करना है मेथड वन के लिए, क्यू का अब मेरे को पॉइंट पता है, क्यू को मैं लिख सकता हूँ। क्यू मेरा किसके बराबर बनेगा बताओ, 2 लैम्डा + 1, 4 लैम्डा + 3 और 3 लैम्डा + 2, तो जनरल पॉइंट क्यू लिख लिया। ठीक है, अब मैं डायरेक्शन ऑफ पी क्यू लिख सकता हूँ। डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा + 1 -3, तो 2 लैम्डा - 2, 4 लैम्डा - 8, तो +3 - 8 -5, 3 लैम्डा, ये आ गई इसकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन आ गई है पी क्यू की। अब जो प्लेन है उसकी नॉर्मल पता है मुझे, नॉर्मल कितनी है, 3 2 -2। इन दोनों का डॉट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एन। तो हमारे पास आ जाएगा 6 लैम्डा - 6, 8 लैम्डा - 10 -6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो 8 लैम्डा इज इक्वल टू 16 आ गया। लैम्डा कितना आ गया, 2, तो लैम्डा 2 आ गया। ठीक है, तो हमारे को क्यू पॉइंट मिल जाएगा। क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, अब देखो, क्यू के कोऑर्डिनेट थे 2 लैम्डा + 1, 4 लैम्डा + 3, तो 5, 4 लैम्डा + 3, तो 11, और लास्ट वाला क्या था हमारा, 3 लैम्डा + 2, तो 6 + 2 8। तो क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, पी के दिए हुए थे उसने, पी के कितने दिए हुए थे हमें, 382, क्वेश्चन में दिए हुए थे 382। तो हमें पी क्यू डिस्टेंस निकालना है। तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √4 + 9 + 36, तो 7 इज द आंसर। ये मेथड वन सबको समझ आया? किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ चैट बॉक्स में। देखो क्वेश्चन ये था कि एक लाइन है और एक पॉइंट से आपको उसका डिस्टेंस निकालना है, एक पॉइंट से उस लाइन की डिस्टेंस निकालना है, मेजर्ड पैरेलल टू अ प्लेन। ठीक है, तो हमने क्या किया, वो जनरल पॉइंट लिया, फिर पी क्यू की डायरेक्शन लिखी, उसका डॉट हमने एन के साथ क्या कर दिया, 0 कर दिया। और क्लियर करो सब लोग। ओके ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, अब दूसरा तरीका देखते हैं इसका, मेथड टू। देखो अब सब लोग, अच्छा मेथड टू में क्या है, तो मेरे को ये डिस्टेंस निकालना था। ठीक है, अब देखना एक बार सब लोग, मैंने क्या किया, मैं अपना एक प्लेन निकालूंगा यहाँ पे, एक प्लेन इसी के पैरेलल जो इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है। ठीक है, एक प्लेन मैंने क्या किया, इसी के पैरेलल निकाल लूंगा, क्योंकि ये जो पी क्यू लाइन है वो उस प्लेन के पैरेलल है। तो पी क्यू से एक प्लेन पास कर सकता है जो इस प्लेन के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये जो पाई 1 है और ये जो पाई 2 है, ये आपस में क्या आ जाएंगे, पैरेलल प्लेन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो प्लेन पैरेलल टू पाई 1 निकाल सकते हैं हम। क्या होगा वो, 3x + 2y - 2z इज इक्वल टू लैम्डा। भाई कोई भी प्लेन किसी प्लेन के अगर पैरेलल करना है तो उसकी नॉर्मल सेम होगी। तो 3x + 2y - 2z इक्वल टू लैम्डा ले लिया। अब ये प्लेन किससे पास कर रहा है, 382 से पास कर रहा है, तो दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू 382, तो उसमें पुट कर दो। 9 + 16 - 4 इज इक्वल टू लैम्डा, समझ आ गया, 9 + 16 - 4, तो ये कितना आ गया, लैम्डा हमारे पास कितना आ गया, 21 आ गया। तो जो प्लेन बन गया वो बन गया 3x + 2y - 2z - 21 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा कौन सा प्लेन हो गया, ये मेरा पाई 2 हो गया। अब मेरा पाई 1 किसके बराबर है, वो है 3x + 2y - 2z - 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है।
इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस ही तो निकालना है। तो एक 15 है, एक 21 है ना। तो 2 मिनट, मैंने शायद कुछ कैलकुलेशन चेक तो नहीं करी। 3x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू लैम्डा मान लिया। प्लेन की क्वेश्चन यही है, 3x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इस प्लेन को 382 से पास करा दिया, तो मेरे पास आ जाएगा 9 प्लस 16 माइनस 4, तो 21 आ गया, लैम्डा 21 आ गया। ठीक है, माइनस 21। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस ही तो निकालना है। नहीं नहीं, इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस नहीं निकालना है, हाँ सॉरी सॉरी, मुझे क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू क्या होगा, अब ये जो प्लेन आया है पी क्यू और ये जो लाइन आया है, तो पी इस प्लेन का पाई टू का और लाइन एल का जो इंटरसेक्शन है वो पॉइंट आ जाएगा ना पी क्यू। हमें तो क्या निकालना था, पी क्यू डिस्टेंस निकालना था, सॉरी मेरे को लगा कि इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो कंफ्यूज हो गया। तो दोबारा से सुनो, हमें क्या करना था, पी का क्यू से डिस्टेंस, पी का और क्यू क्यू पॉइंट जो है, जो आपने पी क्यू एक लाइन बना रखी है इस प्लेन के पैरेलल जो है, तो पी का उस लाइन से आपको डिस्टेंस निकालना था पी क्यू। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके पैरेलल एक प्लेन लिख दिया, वो प्लेन की क्वेश्चन आ गई। अब उस प्लेन और इस लाइन को सेटिस्फाई करा के मेरे को क्या मिल जाएगा, पॉइंट क्यू मिल जाएगा, बस खत्म। तो उस लाइन का जनरल पॉइंट क्या है हमें पता ही है, तो क्यू लिख लेते हैं उस जनरल पॉइंट को। तो जनरल पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, हमने लिखा ही था 2 लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा प्लस 3 और 3 लैम्डा प्लस 2, यही आएगा ना, यही लिखा था हमने पहले भी, 2 लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 2। अब ये जो क्यू है ये किस पे लाई कर रहा है, ये पाई टू पे लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है, ये पाई टू पे लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करा दो। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6 लैम्डा प्लस 3, वही सेम वैसे ही बनेगा, 6 लैम्डा प्लस 3, 8 लैम्डा प्लस 6 माइनस 6 लैम्डा माइनस 4 माइनस 21 इक्वल टू 0। तो ये 6 लैम्डा से 6 लैम्डा कट गया, 8 लैम्डा हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 5, और 21 माइनस 5 16, तो लैम्डा 2 आ गया, वही आ गई, सेम कहानी आ गई ना। क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 5 11 और 6 प्लस 2 8, 5 11 8, यही आया था देखो, 5 11 8 आया था। ठीक है, और डिस्टेंस आप निकाल ही लोगे, वो 7 ही आएगा। मैं दोबारा से बताता हूँ मैं क्या कर रहा था। देखो पहले तरीके में हमने क्या किया, एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। पहले तरीके में मैंने क्या किया, क्यू जनरल पॉइंट निकाला, ऑब्वियसली पहला तरीका ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्यू हमने जनरल पॉइंट निकाला, फिर हमने क्या किया, पी पॉइंट है और क्यू पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, पी क्यू जो होगा वो इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है, तो जो इस प्लेन की नॉर्मल है वो पी क्यू के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, पी क्यू की डायरेक्शन लिखी, नॉर्मल की डायरेक्शन लिखी, दोनों का डॉट करके 0 कर दिया। दूसरे तरीके में मैंने क्या किया कि भाई पी क्यू से पास करने वाला एक प्लेन निकाल लिया, उस प्लेन और इस लाइन का इंटरसेक्शन, पाई टू और लाइन का इंटरसेक्शन आपको क्यू दे देगा, फिर क्यू पता चल गया, पी क्यू से डिस्टेंस आ गया। अब सबको क्लियर हो गया, किसी को कोई भी डाउट है बताओ एक बार। सबको ऑल क्लियर है, ठीक है। बाकी देखो अगर विजुअलाइज कर लेते हो ना आप, तो प्रॉब्लम इसके ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इसी का रिवर्स सा वर्जन है, आप देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, आपसे ये क्वेश्चन होने चाहिए बेटा, नहीं अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर गड़बड़ है इसका मतलब। फ्रॉम द प्लेन x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 9, measured parallel to line
measured parallel to the line z minus x by minus x. इसका आंसर बताओ एक बार, सब लोग अपनी रफ कॉपी में ट्राई करें। सेम उसी टाइप का प्रॉब्लम है, बस इसमें प्लेन से डिस्टेंस निकालना है आपको। वैभव बताइए कैसे किया आप माइक ऑन करके। सर पहले वो जो लाइन दे रखी है उससे उसकी डायरेक्शन आ जाएगी उस लाइन की, जो पी क्यू बनेगी लाइन, ये डिस्टेंस पॉइंट P103 और एक मिनट मैं डायग्राम बनाता हूँ। देखो भाई सब लोग डायग्राम देखो। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, तो ऐसा है कि जैसे ये मान लेते हैं ये हमारा प्लेन है, तो ये प्लेन हो गया x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास एक पॉइंट हो गया P10 माइनस 3। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। तो ये हमारी लाइन हो गई। हमारी लाइन है x माइनस 2/2 इज इक्वल टू वाई प्लस 2/3 इज इक्वल टू जेड माइनस 6/-6। ठीक है, तो ये हमारी लाइन है। तो अब वो क्या कह रहा है कि P का डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। तो ये अब मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन का मतलब ऐसा हो गया कुछ। तो ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो देखो डायग्राम बनाने पे आपका आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी 3D में। तो आप डायग्राम बनाया करो अच्छे से। हाँ वैभव अब बताओ बेटा आप। सर ये जो x-2/2 और ये वाली लाइन दे रखी है उससे उसकी डायरेक्शन आ जाएगी पी क्यू की, हाँ इसकी डायरेक्शन आ गई। ठीक है, उससे फिर क्यू पॉइंट से उसके आ जाएंगे a प्लस लैम्डा बी करके, हाँ हाँ क्यूब कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और वो प्लेन पर आ रहा है तो उसे प्लेन पे सेटिस्फाई कर देंगे तो उसकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बहुत बढ़िया। अब जैसे आपको क्या पता है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इस लाइन की डायरेक्शन मुझे पता है 2 3 माइनस 6। अच्छा देखो एक चीज और ध्यान रखनी है आपको। अब होता क्या है जेई मेंस अब आजकल क्या करने लगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अब इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। ठीक है, अब वो क्या करेगा क्वेश्चन को चेंज करने के लिए, वो ऐसा कर सकता है आपको। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6-z/6, ऐसे करके क्वेश्चन लिख दी 6-z/6, मान लो ऐसे करके दे दिया। और किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया और उसने क्या किया, उसने ऐसा लिख दिया जल्दबाजी में कि भाई ये कोफिशिएंट 2 है 3 है और यहाँ पे कितना है 2 3 और 6 है, तो उसने इस लाइन की डायरेक्शन को 2 3 6 मान लिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। अब समझिए क्या गड़बड़ हो गई।
भाई जब भी आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x माइनस एक्स वन बाय बी वन, या x माइनस ए वन बाय बी वन इक्वल टू वाई माइनस ए टू बाई बी टू इक्वल टू जेड माइनस ए थ्री बाई बी थ्री। तो ये जो है यहाँ पे अभी सिक्स माइनस जेड है, आपको एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट वन रखना होता है पहली चीज, ठीक है, और तभी डायरेक्शन आएगी। अब मान लो मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है 6z माइनस फाइव डिवाइडेड बाई थ्री लिखा हुआ है, तो इसकी डायरेक्शन थ्री नहीं होगी, आपको यहाँ कोफिशिएंट वन रखना पड़ेगा, तो ये सिक्स को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको लाइन में बताई हुई है, समझ गए सब लोग, तो उस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ था अभी z माइनस सिक्स बाय माइनस सिक्स, तो अभी तो ये सिंपल फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो इसीलिए इसकी जो डायरेक्शन आ जाएगी वो आ जाएगी 2 3 - 6। ठीक है, तो P पॉइंट आपको पता चल गया, इस लाइन की आपको डायरेक्शन पता ही है ऑलरेडी, तो मेरे को ये वाली डायरेक्शन भी पता चल गई, ये वाली डायरेक्शन इसके पैरेलल है ना ये लाइन, तो क्या आ जाएगी 2 3 - 6 आ गई ये वाली डायरेक्शन भी। तो इक्वेशन ऑफ PQ आ जाएगा मेरे पास। इक्वेशन ऑफ PQ क्या आ जाएगा, लाइन की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, x माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वाई माइनस जीरो बाई थ्री इज इक्वल टू जेड प्लस थ्री बाई माइनस सिक्स। तो मेरी लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इससे जनरल पॉइंट क्यू लिख सकते हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या लिख ले, इसको लैम्डा मान लेते हैं, तो क्यू किसके बराबर आ जाएगा, टू लैम्डा प्लस वन, थ्री लैम्डा माइनस सिक्स लैम्डा माइनस थ्री, हमारा क्यू आ गया। तो P आ गया और Q आ गया, ठीक है। अब Q जो है वो किस पे लाई कर रहा है, प्लेन पे लाई कर रहा है, दिस लाइज ऑन द प्लेन। कौन से प्लेन पे, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो पे, तो इसको इसमें सेटिस्फाई करा दो। टू लैम्डा प्लस वन माइनस थ्री लैम्डा सिक्स लैम्डा प्लस थ्री माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, फाइव लैम्डा इज इक्वल टू फाइव, समझ आ गया, नाइन माइनस फोर, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, थ्री थ्री माइनस नाइन, लैम्डा वन पे थ्री थ्री और माइनस नाइन आ गया, तो ये क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें निकालना है क्या, पी क्यू तो निकालना है, पी के कोऑर्डिनेट हमें पता है, वन जीरो माइनस थ्री, ठीक है। तो पी पता है क्यू पता है, तो पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे, पी क्यू का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ फोर प्लस नाइन प्लस 36, सेम वही वैसे ही बन गया सेवन, सेवन इज द आंसर। देखो भाई ऑल क्लियर कर दो, किसी को भी डाउट है तो बताओ मुझे। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन of the projection of the line find the equation of the projection of the line x minus 1 by 2 y plus 1 by minus 1 z minus 3 by 4 on the plane x plus 2y plus z is equal to 9। करो भाई, देखो डायग्राम बनाओ फिर अपना दिमाग बिड़ाओ कि क्या करना है जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए।
आंसर किसी का? नहीं, ये तो सही नहीं निकाला आपने। प्रोजेक्टेड लाइन कौन सी होगी पहले तो ये समझ लो ना। जैसे इसमें ऐसा है कि ये प्लेन है आपके पास, अभी बताया था x + 2y + z = 9, ठीक है। तो ये हमारी एक लाइन हो गई, x - 1/2 y + 1/-1 z - 3/4। तो आपको क्या करना है, ये वाली लाइन निकालनी है। तो इस पे ये पॉइंट P निकाल लो, एक तो पॉइंट Q का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो। कोई पॉइंट Q ज्यूम करो इस लाइन के ऊपर, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो Q'। तो ये वाली लाइन चाहिए आपको, इसी को तो बोलेंगे, ठीक है। तो ये वाली लाइन चाहिए आपको। तो आप क्या करोगे, P तो निकाल लोगे। P क्या आएगा, जैसे इसको लैम्डा मान लो, तो P के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ 2 लैम्डा + 1 - लैम्डा - 1 4 लैम्डा + 3। अब इसको सेटिस्फाई करा दो इस प्लेन, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, तो इसको प्लेन में सेटिस्फाई करा दो तो P आ जाएगा। अब Q कोई पॉइंट मान लो, इन जनरल पॉइंट मान लो, जैसे लैम्डा को आपने 1 मान लिया, ठीक है। तो वो इस प्लेन पे नहीं आना चाहिए। एक बार इसको पहले पुट कर लेते हैं। तो इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 लैम्डा + 1 - 2 लैम्डा - 2 + 4 लैम्डा + 3 = 9। तो 4 लैम्डा = 7। तो लैम्डा आ रहा है मेरे पास 7/4। प्लेन की क्वेश्चन क्या है, x + 2y + z = 9, है ना। ठीक है, तो मैंने पॉइंट लिया था 2 लैम्डा + 1 - लैम्डा - 1 4 लैम्डा + 3, ठीक है जी। फिर प्लेन की क्वेश्चन है x + 2y + z = 9, तो उसमें पुट कर दिया। तो 2 लैम्डा + 1 - 2 लैम्डा - 2 + 4 लैम्डा + 3 = 9। तो मेरी क्वेश्चन क्या बन रही है, 4 लैम्डा यहाँ पर आ गया, ठीक है, 2 7, ठीक है, लैम्डा 7/4। तो मेरे P के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 7/2 + 1, तो 9/2, हाँ, और माइनस लैम्डा -11/4 और 10, ये मेरे कोऑर्डिनेट आ गए। तो ये P के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। तो इसमें लैम्डा 7/4 आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट मान लो। तो लैम्डा 1 लेके अगर आप पॉइंट लेते हो तो वो क्या आ जाएगा, तो उसको क्यों मान लेते हैं लैम्डा, क्योंकि 1 तो इस पर नहीं है ना। तो क्यू पर, क्यू ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो लैम्डा 1 ले लिया। तो सी वाला पॉइंट कितना आ गया, 3, ये आ गया -2 और ये आ गया 7। अब क्या करो, 3 - 2 7 से इसके ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो इस प्लेन के ऊपर, समझ गए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो P आ गया और Q' आ जाएगा। तो Q' के लिए क्या करेंगे, हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो ये प्लेन है हमारे पास, x + 2y + z = 9, ठीक है। ये प्लेन है x + 2y + z = 9, और हमारे पास पॉइंट है 3 - 2 7। तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ रहा है बेटा, Q'। तो Q' कैसे निकाल लेगा, h - 3/1, इसको h के L मान लेते हैं। आता है शॉर्टकट फॉर्मूला, h - 3/1 k + 2/2, ठीक है, k + 2/2 = L - 7/1। याद है, h - 3/1 k + 2/2
L माइनस 7/1 इज इक्वल टू -1 इंटू, क्योंकि इमेज नहीं निकाल रहे हैं इस पॉइंट को इसमें पुट करो, 3 - 4 + 7 अपॉन 1 + 4 + 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, Q निकल जाएगा हमारे पास। देखो क्या आ रहा है ये, 3 7 10 6 -6/6, तो ये -1 आ गया, -6/6, ये वाली वैल्यू -1 आ गई। तो H आ जाएगा -1 + 3, तो 2 आ गया। क्या आ जाएगा, -2 -4 आ गया, आ गया 2 -4 3। ठीक है, तो अब हमें लाइन कौन सी निकालनी है, अब लाइन निकाल लेते हैं। तो एक पॉइंट आ गया Q डैश 2 -4 3, और P आ गया हमारे पास, P के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 9/2 -11/4 और 10। तो अब इस लाइन की क्वेश्चन, 2 पॉइंट से लाइन की क्वेश्चन तो निकाल ही लेते हो, डायरेक्शन निकाल लेते हैं पहले। तो 9/2 -2 -11/4 + 4 10 -3 5/2 5/4 7। ठीक है, तो लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी x - 2/5/2 y + 4/5/4 z -3 / 7। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x - 2/10 y + 4/5 z -3/28। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ क्या किया हमने। हमारे पास एक पॉइंट, एक लाइन थी, तो उसका पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया इस प्लेन के साथ, उसका प्रोजेक्शन निकालना है, तो उसके ऊपर एक पॉइंट लेके उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिर दिया। ठीक है, अब इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर से Q डैश आ गया, 2 पॉइंट आ गए, इस लाइन की क्वेश्चन आ गई। ठीक है, अब आपके पास असाइनमेंट है 3D का, उसको जल्दी से जल्दी फिनिश अप करने की कोशिश करो। जितने भी बच्चे हैं उनको, अगर आपको पहले से ही पता है अगर कमांड हासिल करनी है इन सब टॉपिक्स के ऊपर, तो असाइनमेंट भी पूरा करना है और पैकेज भी पूरा करना है। ठीक है, तो असाइनमेंट करो, आज मैं हो सकता है इवनिंग तक आपका पैकेज भी, इसका जो 3D का पैकेज है वो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर किसी का असाइनमेंट हो गया है अच्छा खासा, तो वो पैकेज भी स्टार्ट कर सकता है। बाकी कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ गुड डे। चलो कल मिलते हैं, और कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कॉल कर सकते हो और मैसेज कर देना। ठीक है।